Assalamu alaikum. Welcome to Sia Conversations. आज एज यू नो हम कोशिश करते हैं कि हर इकोनॉमिक इशू को जरा डिटेल में सीखें, डिटेल में समझें और डिटेल में बात करें। तो अभी जो हम बात करने लगे हैं वो हम तीन बड़े चीजें आई हैं रिसेंटली जिस पे काफी कंट्रोवर्सी हो रही है और तीनों डेटा के साथ रिलेटेड है। डेटा हमें फूल भी कर सकता है, डेटा हमें कुछ बता भी सकता है और हुकूमत भी समझती है, वर्ल्ड बैंक भी समझता है, सब डेटे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमको आपको बताएंगे डेटा कैसे मैनिपुलेट होता है और करना तो नहीं चाहिए पर होता है हर मुल्क में। और ये एक दफा IMF ने कोशिश भी की थी कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स शुड बी इंडिपेंडेंट, टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट, पर एज यूजुअल ब्यूरोक्रेसी छोड़ना नहीं चाहती थी और पॉलिटिशियन भी छोड़ना नहीं चाहते थे। तो जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो प्लानिंग मिनिस्टर के नीचे आ गई। अब प्लानिंग मिनिस्टर साहब डिसाइड करते डेटा, तो विच इज नॉट अ गुड थिंग, नॉट दैट आई एम अगेंस्ट एनीथिंग बट इट्स नॉट अ गुड थिंग। करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि इंडिपेंडेंट रीड में ट्रस्ट होता है और एक क्या कहते हैं, लोगों को यकीन होता है कि ये बात सही है और होना ऐसे ही चाहिए। खैर, अभी रिसेंटली पहला एक फिगर आया है पॉवर्टी का। वर्ल्ड बैंक ने निकाल दिया पॉवर्टी का फिगर कि 45% पॉवर्टी है और पूरा मुल्क इस वक्त इस फिगर पे तकरीरें कर रहा है कि जी पॉवर्टी हमारी बहुत बढ़ गई है। दे आर सेइंग दैट पॉवर्टी इज 45%, सो यू नो 1 in every 2 person इज पुअर। ये जो फिगर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है, इस पे हम बात करेंगे। दूसरा सेंसस आया है, सेंसस पे भी काफ़ी इश्यूज हैं। वो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट भी हैं, अशफाक साहब, उन्होंने लगाया कि सेंसस ही गलत है क्योंकि आपके जो NFC के स्टेटिस्टिक्स हैं, NFC का जो डील है वो पॉपुलेशन बेस्ड है। ये बड़ी बड़ी पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। बहुत देर से लोग बात कर रहे हैं कि ये पॉपुलेशन बेस्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि इंडिया पे उन्होंने ये रोक दिया कि पॉपुलेशन के बेसिस पे आप NFC नहीं करेंगे। और बहुत मुल्कों में ये है, क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन की बेसिस पे रहेंगे तो हर कोई अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश करता है। तो सेंसस पे बात करेंगे। तीसरा जो फिगर है वो है GDP का। तो आपको पता है कि चौथे क्वार्टर में GDP एकदम बढ़ गया। तो इन तीन चीज़ों में बात करेंगे। तो मैंने अपने साथ आज इनवाइट किया दुर्रे नायाब को, डॉक्टर दुर्रे नायाब, आपको सबको पता है पाइट की है और बहुत अच्छी स्टेटिस्टिक्स में मेरा ख्याल और सेंसस में इनकी महारत सबसे अच्छी है। सर्वेज में इनकी महारत बहुत अच्छी है, इन्होंने बहुत अच्छे सर्वेज किए हैं पूरे पाकिस्तान में। तो सबसे बड़े सर्वेज इन्होंने किए हैं। तो चले बात करते हैं। दुर्रे नायाब, पहले पॉवर्टी पे आप बयान करें, पॉवर्टी पे क्या सिचुएशन है, ये क्यों है? अच्छा, ये तीनों फिगर्स जो आए हैं अगर आप मेरे से पूछें तो ये मुझे लिंक्ड लगते हैं। पॉपुलेशन, पॉवर्टी, GDP, एज सच ह्यूमन लाइफ के सारे एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब थोड़ा सा जब हम ये इस कॉन्वर्सेशन में आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इन फिगर्स को जब आप जोड़ के देखते हैं तो प्रॉब्लम आपको और बड़ी लगती है। आजकल एक फ्रेज बहुत आम हुई हुई है कि जी डेटा इज द न्यू ऑयल। हमारे पास वो वाला ऑयल भी नहीं था और हम डेटा के साथ इस वक्त जिस तरह चल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इस वाले ऑयल में भी हम मार खा जाएंगे। आपने कहा कि जी पॉवर्टी से सबसे पहले बात शुरू करें, तो पॉवर्टी से ही सबसे पहले बात शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली एक फिगर आई कि जी आपने जैसा बताया कि पॉवर्टी जो है वो 40% को क्रॉस कर गई है। अभी कल परसों मैंने एक पॉडकास्ट किया, उसमें मैंने कहा कि जी शायद मुझे अब ये जो पॉवर्टी की फिगर है ना, इसमें इंटरेस्ट ही खत्म हो गई है, इसकी एस्टिमेशन में इंटरेस्ट खत्म हो गई है। वो 20 है, वो 40 है, वो 60 है। जब तक मुल्क में एक गरीब भी है तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस एक इंसान के लिए उसकी एक ही जिंदगी है जो मैटर करती है। उसके लिए गुर्बत एक बहुत बड़ा इशू है। इस अगर हम फिगर पे आए तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये मुझे बात नहीं आपकी समझ आई, ये नहीं मुझे बात समझ आई। देखें, एक बंदा कुछ ना कोई तो गरीब होना है। गरीब का मतलब ये है इट्स अ रिलेटिव फिगर, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट फिगर। तो किसी ना किसी तो गरीब नहीं होना नहीं है। नहीं नहीं, मैं एग्जैक्टली चले चले यहीं से बात शुरू करते हैं कि जो पॉवर्टी को मेजर करने के क्या क्या तरीके ये हो आपने सकते बड़ी हैं। लिबरल इंटरप्रिटेशन जी, को बात अच्छा नहीं चलें, ओके, ये वो कन्फ्लिक्ट है जो मेरा और आपका हमेशा रहेगा। आ, होती। ये डिसएग्रीमेंट रहेगा और मेरे ख्याल में कोई इसमें हर्ज भी नहीं है। हमें डिसएग्रीमेंट से डरना नहीं चाहिए, हमें डिसेंट से डरना नहीं चाहिए, हमें डिबेट से डरना नहीं चाहिए। आई थिंक ये एक और वजह है जिसमें हम बहुत मार खाते हैं। वापस आ जाएं पॉवर्टी पे।
पॉवर्टी की सारी डेफिनेशंस जो हैं वो रिलेटिव नहीं है। जो ये वाली डेफिनेशन है जो वर्ल्ड बैंक ने यूज की है, ये एक एब्सोल्यूट डेफिनेशन है कि जी $2 पर डे, $4 पर डे, उसको उसको आप जहां भी थ्रेशोल्ड को सेट कर दें, आपकी पॉवर्टी जो है वो उतनी आएगी। एक रिलेटिव पॉवर्टी भी है जिसमें कि जी एनीबडी हु हैज एन इनकम ऑफ 40 to 60%, वो मुल्क हर मुल्क अपनी पसंद से करता है, ऑफ द मीडियन इनकम उससे नीचे है तो वो पुअर है। ये रिलेटिव है। जो ये वाली फिगर है ये इवन सेल्फ रिपोर्टेड पॉवर्टी है, कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड पॉवर्टी है, मेजर्स बहुत सारे हैं। फिर उसके बाद वो एमपीआई भी आ गई जो कि मुझे एज सच डेप्रिवेशन का इंडेक्स तो लगता है, लेकिन वो पॉवर्टी का एग्जैक्टली इंडेक्स नहीं है क्योंकि वो इन्फ्लेशन और इस तरह की चीजों को नहीं सही कैप्चर कर रहा होता। इस वाली फिगर पे अगर आप आए तो इसमें मेरे ख्याल में जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दी 2025 में, और जिस पे अप्लाई की है वो डेटा तो आपका 2018-19 से ही है, क्योंकि उसके बाद तो कोई हाइस्ट का डेटा आया ही नहीं। अब उसी इनकम पे जब आप नया थ्रेशोल्ड लगा रहे हैं तो ये बेसिक लॉजिक है, ये बेसिक मैथ है कि ऑफ कोर्स पॉवर्टी बढ़ेगी। तो थ्रेशोल्ड इंक्रीज करके ऑन द सेम डेटा सेट व्हेन यू से कि पाकिस्तान में पॉवर्टी इंक्रीज हो गई है, आई थिंक ये एक कोई इतना सही इन्फ्रेंस नहीं है। और साथ ही मैं कहूँ कि मैं इस वक्त ये शायद कह ही नहीं सकती कि पॉवर्टी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। मे बी वो नया हाइस आएगा या कोई सर्वे वाकई इस चीज को देख रहा होगा तो होगा, लेकिन एटलीस्ट जो ये फिगर है इसको मैं कोई इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं दे सकती, क्योंकि अब इस पे अगर हम वो $4 से 6 पे चले जाएं तो ऑफ कोर्स पॉवर्टी और बढ़ जाएगी, 6 से 10 पे चले जाएं तो पॉवर्टी और बढ़ जाएगी। 10 पे चल जाए तो हम सब गरीब हो गए। हम सब तो नहीं, लेकिन 100%, हाँ एक 100% बहुत मेजर प्रोपोर्शन आपकी जो है वो गरीब हो जाएगी। तो फिर तो मतलब विदाउट हैविंग न्यू इनकम डेटा, न्यू कंजम्पशन डेटा, जस्ट हैविंग अ न्यू थ्रेशोल्ड, आप ये नहीं कह सकते कि जी पॉवर्टी जो है हमारी बढ़ गई है। और मुझे समझ नहीं आती, मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ। आपको पता है मेरी बचपन से लड़ाई होती है इन लोगों से। मेरे से लोग नाराज भी हो जाते हैं, मैं क्या करूँ, लोग नाराज भी रहते हैं कि पॉवर्टी हम मेजर क्यों करते हैं, क्या वजह है? नहीं, पॉवर्टी मेजर करने की आई थिंक आपको आइडिया तो होना चाहिए कि मुल्क में आपके कितने लोग हैं जो कि एक एक बेसिक थ्रेशोल्ड से नीचे हैं। आपको याद है इकॉन फेस्ट पे मैंने सुरजीत भल्ला से बात की थी, एंड वो बड़ा पॉवर्टी का गुरु है, बड़े काम करता है, पॉवर्टी करता था। पॉइंट ये उसने भी एग्री किया कि यार ये मेजरमेंट का कोई फायदा नहीं, जो बॉटम थर्ड ऑफ द इनकम है उसको आप पोर कहते हैं, खत्म हो गई बात। हाँ तो बस वो फिर क्या रिलेटिव हो गया प्रॉब्लम ना। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए, ये रिलेटिव तो एग्जिस्ट कर रही है। ये जो इज अ आपकी रिलेटिव बात, फिगर, नॉट एन एब्सोल्यूट फिगर, राइट? ये देखिए ये वाली एब्सोल्यूट है, जो ये हम 45-40% वाली बात कर रहे हैं, दैट्स एन एब्सोल्यूट फिगर बिकॉज वी से कि इस थ्रेशोल्ड से जितने भी नीचे हैं वो पुअर हैं। अब वो 40% भी हो सकते हैं, 60% भी हो सकते हैं, 80% भी हो सकते हैं, कितने परसेंटेज उसकी भी हो सकती है। तो फिर सारी पॉपुलेशन भी पुअर हो सकती है। सारी मतलब अब अगर कोई इतनी अनरियलिस्टिक उस पर थ्रेशोल्ड लगा दे तो हाँ सारी पॉपुलेशन, क्योंकि बिकॉज इट्स एन एब्सोल्यूट मेजर, वो थ्रेशोल्ड एब्सोल्यूट है। जो आप बात कर रहे हैं कि जो मैं मैंने ब्लीडिंग कहा, हार्ट लिबरल्स का नैरेटिव चैलेंज करना चाहता हूँ। नहीं आप मत करें चैलेंज, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, देखें देखें, आप मुल्क में पॉवर्टी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अ, तुम कह रहे इग्नोर करो, पर उसको बढ़ा चढ़ा के तो ना बताओ ना। नहीं, ना ये अभी अभी कुछ दिन पहले किसी से बात हो रही थी तो मैंने यही कहा था कि हाँ जी, हमें पॉवर्टी को एज अ होलिस्टिक सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इशू देखने की जरूरत है, उसको इंडस्ट्री ना बनाए। तो इशू इस वक्त ये हो गया है कि पॉवर्टी एक इंडस्ट्री बन गई है, और वो आ, एक साहब ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि पॉवर्टी दूर हुई है या नहीं हुई है, इस पर रिपोर्ट्स निकाल निकाल के मेरी पॉवर्टी दूर हो गई है। तो ये पॉवर्टी इंडस्ट्री के तौर पे यूज हो रही है। यस, इसको खत्म होने की जरूरत है। लेकिन आपके, मैं, अगर आप मेरे से पूछें तो मैं कहूंगी कि जी आपको एक ज्यादा रोबस्ट किसी इंडिकेटर की जरूरत है। इवन जिस तरह कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड पाकिस्तान ने वो बहुत यूज किया कि अच्छा जी ये अगर बास्केट है और ये कंजम्पशन है, उससे उसके इक्विवेलेंट ये इनकम आती है, तो अगर ये अर्न कर रहे हैं तो इससे ऊपर वाले जो हैं, ये पॉवर्टी लाइन है, इससे जो नीचे वाले हैं वो पुअर हैं, जो इससे ऊपर हैं। अब वो जो इवन आपकी कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड्स है, आई थिंक टाइम के साथ बेसिक नीड्स जो हैं उनको रीडिफाइन करने की जरूरत है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि कुछ अरसे पहले घर में एक हेल्प करने वाली खातून थी, तो उन्होंने कहा कि
बाजी मुझे माइक्रोवेव तो ले दें। अब उसके जुमले से फीलिंग ये होती है कि माइक्रोवेव अब शायद एक बेसिक नीड का हिस्सा हो गया है, एंड मे बी दैट्स व्हाई शी फेल्ट कि वो पुअर है। तो तो फिर मैडम, मेरी बेसिक नीड है एक मर्सिडीज, एक टॉप ऑफ द लाइन एप्पल कंप्यूटर, हाँ, टॉप ऑफ द इसी लाइन देखें देखें इसीलिए मैंने कहा है कि इस टीवी। पे काम ये भी करने की बेसिक जरूरत है नीड कि है। हम किस चीज को बेसिक नीड कहेंगे। जो अभी वाली बास्केट है उसमें बाज आइटम्स रिडंडेंट आइटम्स है जिनको तो जिनको काम कोई अब करने की, इस्तेमाल ही इसमें नहीं। काम करने की जरूरत है। ये तो सिर्फ आप ब्लीडिंग हार्ट लिबरल्स सरीना के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के ऐसी नहीं, बातें मैं अपने घर में बैठी हूँ, इससे मैं बिल्कुल सरीना में नहीं बैठी, और आप हार्डली मुझे किसी पावर्टी की कॉन्फ्रेंस में देखेंगे, क्योंकि मैं एक्चुअली कह रही हूँ कि मैं इसको इंडस्ट्री नहीं बनाना चाहती। देखें, जब आप पावर्टी को इंडस्ट्री बनाते हैं ना, तो पावर्टी तो इसका मतलब है वही रहने वाली है, वो कहीं जाने नहीं वाली। तो ये जो हमने रोज हेड बहुत निकल सारे रहे हैं, इश्यूज को जिस तरह हम डील करते हैं, वो शायद इंट्रिंसिक उसमें मोटिव कुछ ऐसा हो जाता है कि ये कहीं खत्म ना हो जाए, क्योंकि ये फिर इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो ये बताइए, हमें इसको देखने की जरूरत है विद अ वेरी वेरी रिफाइंड डेफिनेशन कि हम पॉवर्टी क्या किस चीज को रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो पॉवर्टी का फिगर बढ़ाता है रोज, वो क्यों बढ़ाता है? वर्ल्ड बैंक क्यों बढ़ाते हैं? देखिए, मैं वर्ल्ड बैंक के बिहाफ पे नहीं बोलूंगी, वर्ल्ड बैंक को खुद बताना है कि जी उन्होंने ये इतनी एक बेसिक सी चीज क्यों की कि 6 साल पुराने डेटा पे, जिस पे उन्होंने पिछली फिगर निकाली थी, उसी पे नया थ्रेशोल्ड लगा के एक बढ़ा के फिगर क्यों और दिखाई। पिछली बारी वो माने थे कि पॉवर्टी गिरी है। पिछली बार उन्होंने कहा था 20% हो गई है, ठीक अब है। अब 20%, सडनली 45 30%, मतलब थोड़ी अनरियलिस्टिक सी ये बात लगती है। आई थिंक मैं किसी नई फिगर को कमिट ही नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे पास कोई इस वक्त एविडेंस है ही नहीं है। चलें, लेकिन ठीक है, लेकिन पॉवर्टी का इसमें मैं हमने साथ ही सेटल कर ऐड कर दिया। दूं, अगला जो मसला है, अब मैं क्यों कह रही हूं कि वो इससे लिंक्ड है, कि जो पॉपुलेशन का एक एस्टिमेट अभी रोटेशन में है। देखिए, अगर वो पॉपुलेशन है हमारी, तो फिर तो शायद हमारे मसले ही हल हो गए। फिर तो हमारा आधा रोना जो है, ना कि ये कि जी सिर्फ हमारी आबादी ज्यादा है, वो रोना खत्म हो गया। बहुत सारे फिर तो हमारे इकोनॉमिक रोने भी खत्म हो गए हैं। नहीं, पर एक बात बताइए, सॉरी, लेट्स स्टेप जी। बैक अ लिटिल। हमारे से सेंसस तो होता नहीं। हमने हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि हर पहले साल, हर दिहाई के पहले साल में हम सेंसस कराएंगे। 10 साल के बाद, ईयर 2021, ईयर 2001, ईयर 2011, पर हमने नहीं करा सके। आप देखें, हमारा सेंसस कभी होता है, कभी नहीं होता, और जब होता है तो हमारी लड़ाई हो जाती है। 1998 में सेंसस बड़ी मुश्किलों से हुआ, फिर उसके बाद 2000 समथिंग में बड़ी मुश्किलों से सेंसस हुआ, 2017 में, ठीक है। अगर आप ये सेंसस ऐसे करेंगे तो एतबार तो उड़ जाएगा। अब एक और सेंसस हुआ है, उसका क्या फर्क पड़ेगा? एक और सेंसस देखिए, हुआ है, हाँ, सेंसस ये अब इसमें मसला ये आ रहा है कि कभी हम सेंसस करके ही नहीं दे चुक रहे होते, और कभी हम बहुत जल्दी कर देते हैं। 81 के बाद 98 में हुआ, 17 साल बाद। ठीक 98 के बाद वो फिर जाके 2017 में हुआ, और 2017 के फौरन बाद हमने फिर से 2023 में सेंसस कर दिया। है। हाँ, अगर इन इन तीन रिसेंट हम सेंससेस को देखें, तो इसमें 98 का सेंसस था जिसकी बहुत थॉरो हमने पाइड में एनालिसिस किया। एंड आई थिंक उस वक्त ये पीबीएस नहीं कराता था, सेंसस ऑर्गेनाइजेशन थी। आई थिंक वो भी कॉन्फिडेंट था, उन्होंने हमसे 5% जो एक स्टैंडर्ड है रॉ डेटा भी शेयर किया कि जी आप उसको एनालाइज करें। देखिए, परफेक्ट तो कोई भी सेंसस दुनिया में किसी जगह का नहीं होता। अब उसके बाद 17 में रॉ डेटा नहीं शेयर किया गया, 23 में रॉ डेटा नहीं शेयर किया गया, और जहां ट्रांसपेरेंसी कम होती है, सस्पेशन हमेशा ज्यादा होगी। मतलब अह, मैं खुद जो डेमोग्राफर्स की एक कमेटी थी उसमें थी, इनिशियल मीटिंग्स में हम गए, और उसके बाद हमें नहीं पता कि ये फाइनल फिगर कहाँ से आई है। वी डोंट नो। इसका पोस्ट अच्छा, इन्यूमरेशन, पोस्ट ये सेंसस इन्यूमरेशन कहते हैं हुआ है, पता नहीं कहाँ हुआ है, क्या सैंपल साइज था उसका। वो कहते हैं, अभी मुझे कल परसों एक और मीटिंग में मैं थी तो उन्होंने बताया कि जी वो हमने स्पार्को से करा है। स्पार्को सेंसस का हिस्सा था, क्योंकि ये एक डिजिटल सेंसस था। अच्छा, अब देखिए, डिजिटल सेंसस, आप जब कोई चीज सुनते हैं कि जी डिजिटल है, तो आपको एकदम से एक ईज का एहसास होता है, एक एफिशिएंसी का एहसास होता है कि अच्छा अब 2025 आ गया है, 2023 में ये सेंसस हुआ था, कि हम कुछ भी चलें, अगर वो डेटा नहीं भी शेयर करना चाहते, हम पीबीएस को कोई
मैट्रिक्स बना के देते हैं कि जी आप हमें इसका ये बाइवेरिएट निकाल के दे दें। अगर वो अब भी उसमें कहें कि जी 2 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, तो प्रॉब्लम है, तो मैसिव प्रॉब्लम है। ग्रोथ रेट उसमें हमारा उससे ज़्यादा आया, जो कि प्रोजेक्शंस थी। उसमें तब भी बुक प्रोविंसेस का ख्याल था कि जी हमें अंडर एन्यूमरेट किया गया है। ये वाली चीज़ अगेन एनएफसी से जुड़ती है आपकी, और सिर्फ एनएफसी से नहीं जुड़ती है, ये आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनसे जुड़ती है। आपने इतना कुछ जो है वो पॉपुलेशन के साथ जोड़ा हुआ है कि हर किसी की ख्वाहिश होगी कि वो अपने आप को थोड़ा ओवर एन्यूमरेट कराए। अच्छा, एक चीज, इंडिया ने पॉपुलेशन से उसको टोटली डीलिंक नहीं किया हुआ, लेकिन उसका वेट उन्होंने ऐसे एडजस्ट किया है कि वो हार्डली 2.5% बच जाता है, कि 10-12% वो दे रहे हैं आपकी पॉपुलेशन साइज पे। उसके बाद और फैक्टर्स हैं, और 10% जो है आपकी पॉपुलेशन परफॉर्मेंस के, जी आपके ट्रेंड्स किस तरह जा रहे हैं, तो वो उसको अगर आप माइनस कर लें तो 2.5% बचता है। और दूसरी चीज ये कि उन्होंने 1981 के सेंसस पे उसको फ्रीज कर दिया हुआ है। ये नहीं कि जी हर सेंसस जब आएगा तो सारी स्टेट्स में मारधाड़ शुरू हो जाए कि हमने अपनी गिनती बढ़ानी है। आई थिंक पाकिस्तान को भी कुछ सिमिलर करने की जरूरत है। हमारे लिए मेरे ख्याल में 98 का सेंसस वाज द मोस्ट एक्सेप्टेबल सेंसस इन रीसेंट ईयर्स। लेट्स फ्रीज आवर पॉपुलेशन एट 98 अपने एनएफसी अवार्ड में। दूसरा जो मुझे हैरानगी बहुत होती है कि हम लगता है कभी अर्बन बनेंगे ही नहीं, हम हमेशा रूरल रहेंगे। हाँ, अभी भी देखिए अब रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये क्या चक्कर है? मैं देखता हूँ मैडम, मैं जब जाता हूँ बाहर, मैं गांव ढूंढता हूँ, मुझे गांव मिलता ही नहीं है, और ये फिर कहते हैं रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये क्या चक्कर है, क्या हो रहा है? ये जी जो पॉवर्टी का चक्कर है, ऑलमोस्ट यहाँ भी वही चक्कर है, डेफिनेशनल इश्यूज है। मतलब हम जो कहते थे कि जी हम मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री इन साउथ एशिया हैं, और यार ये तो आपका एक सेलिंग पॉइंट होता है ना। कोई भी सपोज इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, हाँ जी ये एक मैं अर्बन मुल्क में जा रहा हूँ क्योंकि उसके कंजम्पशन पैटर्न्स फर्क हैं, उसके लाइफस्टाइल फर्क हैं। 2023 ने हमें वो थोड़ा सा पीछे ले गया, और उसमें यही है कि हमारी डेफिनेशंस गलत है। हाँ जी, जहाँ म्यूनसिपल कमेटी हो तो वो जो है वो अर्बन होता है। और ये जब हम सेंसस करने जा रहे थे तो हमने उनसे कहा कि जी इस डेफिनेशन को आप चेंज करें, हम एक इतने नए उसके सेंसस की तरफ जा रहे हैं। हमें जवाब मिला कि जी आपको जब डेटा मिलेगा और उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसके बेसिस पे आप अपना अर्बन खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ना वो कभी डेटा मिला, ना हम कभी अर्बन कैलकुलेट कर सके। अब आप सोच लें कि कायदे आजम यूनिवर्सिटी, बहरिया, ऑनक्लेव, ये सब रूरल है। अब आप मुझे प्लीज बता दें कि इससे अंदाजा करें कि पाकिस्तान की रूरल पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है उसको आप कितनी एक वैलिड प्रोपोर्शन कह सकते तो ना डीएचएस भी रूरल है? हैं। जी जी बिल्कुल। तो डीएचएस भी रूरल है, तो फिर सेंसस हमें क्या बता रहा है? नंबर 2, ये बताइए कि आई रिमेम्बर आपने एक पेपर किया था लॉन्ग टाइम अगो, ये इस पे अर्बन एरियाज पे, और आपने एक वो निकाली थी बड़ी फेमस रिलेशनशिप जो पूरी दुनिया में है। जिप्स लॉ। हाँ, बताइए वो क्या है, और वो जो निकली थी क्या अब इस सेंसस में वो निकलेगी, या ये सेंसस ने उसको खराब कर दिया क्या? इस सेंसस में मैंने वो कैलकुलेट करने की कोशिश की तो वो इट्स जस्ट अ लिटिल पर हियर एंड बताइए, जरा जरा लॉ बताइए, जिप लॉ क्या लॉ है? ये है कि जो आपकी लार्जेस्ट सिटी होती है उससे जो नेक्स्ट सिटी है वो उससे हाफ द साइज होगी, और इसी प्रोपोर्शन से सिटी साइज नीचे जाता जाता है। जो पिछले वाले हमने 98 के सेंसस पे किया वो एग्जैक्ट कराची का साइज जो था वो लाहौर से बिल्कुल वैसा था। अब अगर आप लगाएं तो वो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं तो नहीं, आपको कोई ऐसा ट्रेंड नहीं मिलता है। एंड मे बी इट इज बिकॉज कि आपकी सिटी बाउंड्रीज जो हैं वो इतनी इल डिफाइंड हैं। हमने जो पाइड में सिटीपीडिया के लिए मैप्स बनवाए थे उसमें बाउंड्री ये जो है वो डिफाइन हो रही है, और जो पॉपुलेशन है वो इधर है। वो जिस तरह कम्यूट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही, आप उसके अगर सर्कल्स बनाते जाएं तो वो सर्कल्स आपको बताएंगे कि सर्कल्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव करंट बाउंड्रीज हैं उसके साथ कॉरेस्पॉन्ड नहीं करते। मतलब जब टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम कह रहे हैं जी स्पार्क को, हमारे पास मैप्स हैं, जीपीएस, ये वो फलाना ढमकाना, आज तक कभी हम उसको डेटा के लिए हम यूज नहीं कर पाए। और अच्छा, ये अगर करें नहीं, मेरे ख्याल में थोड़ा ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा। जिस तरीके से हमें एक्चुअली उसको यूज करना चाहिए और जितना वो एक्सेसिबल होना चाहिए। देखिए, अगर आपको ताल्लुकात इस्तेमाल करने हैं और बहुत लंबे तरीके से आप वहां तक पहुंच रहे हैं, वो
वो एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है। एक्सेसिबिलिटी ये है कि हाँ जी, पीबीएस की हम वेबसाइट पे जाएं या हम सर्वे ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाएं तो हमें वो चीजें वहां नजर आए, हमें हमें और वो पहले दे देंगे वर्ल्ड बैंक को, फिर अपने रिसर्चर्स को ये देंगे। तो फैक्ट है, ये तो हर डेटा सेट के साथ यही होता है। मतलब मतलब हमारा चले एटलीस्ट इतना क्रेडिट दे दें कि पीबीएस ने या पीएसएलएम और एलएफएस और इस तरह के डेटा सेट्स अपनी वेबसाइट पर डालने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इन मोस्ट केसेस इवन वो भी आपके इनको इदारों को हमसे पहले मिल रहे होते हैं। पहले रहते हैं। ठीक है ना जी, ठीक है। ये बताइए कि अब ये जो आपने जो आपकी कमिटीज बैठी हैं डेमोग्राफर्स की, बहुत सारी कमेटी बैठी, मुझे ख्याल है इस पर मेहताब करीम को भी इंक्लूड करेंगे एक दिन, और लोगों को इंक्लूड करेंगे कि ये जो बैठे थे लोग सारे, आप लोग, आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोजेक्शंस की, सिटी वाइज वगैरह वगैरह, आपने बहुत सारी चीजें की, उसमें क्या निकला? नहीं, वो अभी अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए ना, क्योंकि हमें अभी तक उसका डेटा नहीं मिला। हम्म, हम्म, वो ये निप्स के साथ ये एक चल रही है, वहां डेमोग्राफर्स हैं वो अभी। अब इसमें इशू क्या आ रहा है कि जो आजकल वो 138 मिलियन और 170 मिलियन वाली सर्कुलेशन में एक फिगर आई हुई है, तो ये प्रोजेक्शंस तो उससे बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत हम्म, मुख्तलिफ हैं। हम्म, देखिए, मैं वही बात कर रही हूँ कि अगर हम 138 मिलियन या 170 मिलियन, मुझे बताने दें कि ये इशू क्या है 138 और 170 मिलियन का, क्योंकि ये अब आप अखबारों में भी देख रहे हैं, इस पे अब पॉडकास्ट भी हो रहे हैं, ये इवन टीवी टॉक शोज में चीज डिस्कस हो रही है। अब आप सोचेंगे हम 245 मिलियन होने के बजाय, मैं 138 को भी छोड़ देती हूँ, वो तो मतलब हद ही हो जाती है, 170 को भी अगर आप सोचें तो आप कोई 70-75 मिलियन, 7-8 करोड़ के करीब आप कम हैं एज कंपेयर टू जो अभी हमारा ख्याल है। आप अपनी जीडीपी की, पर कैपिटा जीडीपी से कैलकुलेट करें आपकी जो, तो हम तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, इससे बहुत बेहतर हो जाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि उसकी बेसिस पे जो पॉलिसीज बनती हैं वो किस कदर गलत होंगी। आप आपकी जो, आपको जिस हिस्से का जिस प्रोपोर्शन में प्राइमरी स्कूल्स चाहिए वो बिल्कुल ऑफ होंगे, जिसमें सेकेंडरी चाहिए वो ऑफ होंगे, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिन खवातीन को चाहिए या मर्दों को चाहिए वो बिल्कुल ऑफ, मतलब हर चीज ऑफ होगी। अब वो फिगर कहाँ से आ रही है कि, अब ये मुझे एक पर्सनल लेवल पे आपसे भी गिला होगा कि इकोनॉमिस्ट का क्यों ख्याल है कि उनको दुनिया की हर चीज पता है। ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मैं इससे इख्तिलाफ तो नहीं कर सकता। हम बस प्रॉब्लम इकोनॉमिस्ट। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट जो हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, जब मैंने पाइप में ज्वाइन किए वो मेरे सीनियर्स में से थे, और उन्होंने बस एक फिगर निकाल दी है, और वो फिगर निकली किस तरह है कि उन्होंने सिंपली बांग्लादेश और इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उन्होंने वो पाकिस्तान पे लगा दी, और उन्होंने कहा कि जी हमारी गलत है, ये पॉपुलेशन जो एस्टिमेट करते हैं, ये इंडिया और बांग्लादेश की अगर ग्रोथ रेट ये है तो हमारी भी यही है, तो उसके हिसाब से हमारी पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए। अब देखें, ये ऐसा ही है कि मैं इकोनॉमिस्ट से कहूं कि आप लोग साइड पे हो जाएं, पाकिस्तान की फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी मैं बनाऊंगी बैठ के। कोई बात नहीं, बड़े लोग बना रहे, मतलब साले बैंकर बना सकते हैं, और तो अगर देखिए, हम उस पर एतराज ही माशाल्लाह करते हैं ना, डोनर के हम कंसल्टेंट बना सकते हैं, कोई अंग्रेजी हम बोलने उस वाला पे तो आप भी एतराज बना करते हैं, एटलीस्ट मैं एतराज जरूर करती हूँ कि यह स्पेशलाइजेशन का कोई मतलब होता है, इस सारी पढ़ाई का कोई मतलब होता है? अगर हर किसी ने हर काम करना है तो फिर तो सारी डिग्रीज खत्म कर दो कि बस जिसमें थोड़े गट्स है कि बस घुस जाओ हर फील्ड में, तो उसको करने दो। नहीं, मैडम एक चीज याद रखें, वडेरे का बेटा सब कर सकता है। आगे बताएं। नहीं, मैं इससे भी इख्तलाफ करूंगी। एनीवे, तो अब प्रॉब्लम कहाँ से जाके शुरू होती है कि पॉपुलेशन प्रोजेक्शन सिर्फ ग्रोथ रेट से तो होती नहीं है। क्या इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेम टीएफआर है? टीएफआर क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट। नहीं, पाकिस्तान की अगर, मैं आपको बल्कि एग्जैक्ट फिगर बताती हूँ, ये ना हो कि गलत बताऊं, पाकिस्तान की 3.6 है, ये अब सिमिलर ईयर्स मैंने लिए हुए, इंडिया 1.9, बता दें बांग्लादेश ये 2। है क्या चीज, टोटल फर्टिलिटी? टीएफआर ये है कि जी, एक आप सिंथेटिक कोहॉर्ट ऑफ वुमेन जो कि अपनी स्टार्ट से लेके एंड तक रिप्रोडक्टिव लाइफ में कितने बच्चे पैदा करेगी, तो ये हर एज की अलग से एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकाली जाती है, उसे एक सिंथेटिक कोहॉर्ट बनाया जाता है और उससे टीएफआर निकलती है। अब हमारी अगर टीएफआर उनसे 1.5 बच्चा ज्यादा है तो हमारा ग्रोथ रेट कैसे सेम हो सकता है? हमारा जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल है वो हमारा उनसे आधा है,
तो हमारी ग्रोथ रेट कैसे सेम हो सकती है? और उसमें एक और चीज मैं ऐड करूं कि हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो उन दोनों मुल्कों से सैडली बहुत ज्यादा है। और यहाँ ये इकोनॉमिस्ट के लिए खास तौर पे मैं बताऊं कि जब तक आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी नीचे नहीं जाती है, आपकी फर्टिलिटी नीचे जा ही नहीं सकती है। ये पूरी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का आप देखें, हमेशा आपका मोर्टेलिटी डिक्लाइन पहले होगा, फर्टिलिटी डिक्लाइन उसके बाद होगा। क्यों होगा? क्योंकि कपल्स को एक इंश्योरेंस चाहिए होती है। वी कॉल इट एन इंश्योरेंस इफेक्ट कि अच्छा जी, हम 6 बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसमें से 2 मर भी गए तो 4 तो जिंदा रह जाएंगे। आप किसी भी कंफ्लिक्ट जोन में अगर देखेंगे, आपको हमेशा वहां फर्टिलिटी बहुत हाई मिलेगी। अफगानिस्तान में देखेंगे आपको फर्टिलिटी हाई मिलेगी। अभी जो गाजा में चल रहा है वहां आपको फर्टिलिटी हाई मिलेगी। अभी जिस डॉक्टर के उन्होंने घर पे बॉम्बिंग की, वहां क्या था, उसके 10 बच्चे मार दिए। अब वो दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं, वो जाहिल नहीं है, वो नालायक नहीं है, उनको कॉन्ट्रासेप्शन का भी पता होगा, डॉक्टर्स है आफ्टर ऑल। लेकिन उनके 10 बच्चे क्यों हैं? ये एक बहुत रैशनल डिसीजन है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है कि जहां मोर्टेलिटी बहुत हाई है। तो पाकिस्तान की अभी भी जो IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दैट इज नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग पर 1000 लाइव बर्थ्स, वो 55 है। अगर आप इंडिया की देखें तो 27 है, अगर आप बांग्लादेश की देखें तो 25 है, आधी। तो हमारी ग्रोथ रेट कहां से इतनी कम हो जाएगी कि हम 170 मिलियन होंगे? आई विश के होते। इस तरह की ठीक है, मान गए आपकी बात, पर एक बात मैं फुटनोट लगा दूं, जो आपने सारी बातें की हैं, ये मेरे उस्ताद गैरी बेकर की बातें हैं, और गैरी बेकर इकोनॉमिस्ट था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल मानती हूं, मैं बिल्कुल मानती हूं। देखिए, एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं। और ये ना मैं गैरी बेकर को तो मैं बगैर उससे पढ़े अपना उस्ताद मानती हूँ। मतलब मैं आपको बताती हूँ, उसका उसका जो फैमिली पे काम है, वो काम मैं कहती हूँ वो इररिस्पेक्टिव के किसी भी सब्जेक्ट का कोई शख्स है, वो उसको पढ़ना चाहिए। अच्छा, चले आप आगे चले। मुझे सेंसस चाहिए तो हो गया, चले मान गया। तो इसका मतलब क्या आप अग्री करते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन फिगर है वो 245 होगी या 200 देखिए, होगी? 245 में मुझे फीलिंग है कि ये शायद थोड़ी ओवर एस्टिमेशन है इसमें, लेकिन 75 मिलियन की ओवर एस्टिमेशन अच्छा सर्टेनली। ठीक है, चले मान गए। अब ये बताइए, जो बिटवीन प्रोविंसेस हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुई है? नहीं हुई ना। देखिए, इसीलिए तो उसमें अजीब सी बात लगती है कि आपकी ग्रोथ रेट इतनी बढ़ गई, आपकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, और आपकी जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है बिटवीन प्रोविंसेस, वो ऑलमोस्ट सेम रह रही है। यही ये हाँ, कैसे होता? बस देखिए, यही तो बात है कि अब जब आप ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, तो फिर यही होता है कि एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, हाँ जी, एडजस्ट। यानी यार, कि शहरों की आबादी ज्यादा नहीं बढ़ी, बिटवीन प्रोविंसेस नहीं बढ़ी, ठीक है? बिटवीन प्रोविंसेस प्रोपोर्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर चल रही हैं, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा है अगर प्रोपोर्शंस चेंज होते हैं। रूरल अर्बन माइग्रेशन का क्या हुआ? वो बढ़ी कि नहीं बढ़ी? माइग्रेशन का, रूरल अर्बन माइग्रेशन अभी हमें पता ही नहीं है सेंसस से, लेकिन बस एक चीज हमें जरूर सेंसस से पता चली है कि जो विद इन कंट्री आपकी मूवमेंट है इंटर प्रोविंस, उसमें सिंध की जो है वो नेट गेन है। बाकी प्रोविंसेस जो हैं वो माइनस में जा रहे थे, विच मेक सेंस, क्योंकि कराची एक ऐसी जगह है कि मेजॉरिटी ऑफ द मूवमेंट्स हो, कोई बंदा वजीरिस्तान से भी चलता है तो वो लाहौर में नहीं रुकता। ये अब लाहौरियों को बताने की जरूरत है कि वो क्यों नहीं लोगों को वेलकम कर रहे होते, वो जाके कराची में ही एंड अप करता है। तो आपको जो नेट गेन मिल रहा है इंटरनल माइग्रेशन का, ये एक चीज हमें सेंसस से जरूर पता चली है। जो हम आजकल प्रोजेक्शंस कर रहे हैं उसमें अदरवाइज बहुत अभी बाकी चीजें हैं। वी आर वेटिंग के जी डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरह मूवमेंट है, कहाँ से वो पुश हो रहे हैं, कहाँ वो पुल हो रहे हैं, दैट वी स्टिल डोंट नो। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। चले, तो फिर ये भी हो गया। अब जीडीपी की तरफ आते हैं मैडम। नहीं, उससे पहले वो जीडीपी का तो आप बताएंगे, क्योंकि मैंने अभी कहा है कि जिसका जो एरिया होता है उसको मेरी ओपिनियन उसके बारे में जरूर है, लेकिन एक्सपर्टीज मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। लेकिन एक बात कि अगर हम वही 411 ट्रिलियन डॉलर्स वाली अगर जीडीपी के साथ अंडर 170 मिलियन पॉपुलेशन करें, तो हमारी पर कैपिटा जीडीपी जो है वो नियर टू $3,000 बन जाती है। अब जो मैंने शुरू में बात की कि ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, जो 3 एस्टिमेट्स की हम बात कर रहे हैं। अब ये जीडीपी का एस्टिमेट
क्यों सवाल उन पे उठ रहे हैं वो आप बताएंगे, लेकिन अगर हम उस फिगर को फेस वैल्यू पे लें और फिर इसका मतलब है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो पॉवर्टी लेवल पे भी होंगे। ऑफ कोर्स फिर आपकी पॉवर्टी 45% तो नहीं होगी ऐसा। ठीक है, हो सकता है कि जी आपकी इनक्वालिटी बढ़ रही है अगर आपकी एकदम से इतनी इंक्रीज कर रही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो और लोगों के पास भी जा रहा होगा ना। तो ये सारी आपको ये बहुत एक इंटरनली इनकंसिस्टेंट सारी फिगर्स लगती हैं, ये आपस में आपको कहीं भी एक जुड़ने का एहसास जो है वो नहीं देती है। जीडीपी का आप बताएं, देखिए मैडम एज देखिए, एज अ सिंपल सी नॉन बात, इकोनॉमिस्ट मैं सिर्फ मैं इतना कह बता सकती हूँ। मैं बता हाँ जी। सिंपल सी बात है कि जो दुनिया ने सीखा लेसन थ्रू हिस्ट्री, रोमन जमाने से लेके आज तक, कि जी लॉजिस्टिक्स का निज़ाम अपना, जो डेटा उसका जड़ है, कि डेटा रखो अपना क्लियर, लॉजिस्टिक्स का निज़ाम क्लियर, हमें पता है क्या चीज़ कहाँ है, क्या नहीं है, और हमें पता हो क्या आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता था स्टेट के लिए, हर काम के लिए, जंग लड़ने के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि इंसान बेसिकली जंगी जानवर है, तो हम तो जंग ज़्यादा सोचते हैं ना। तो ये जीडीपी का एस्टिमेट निकला सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जब उन्होंने कोशिश की कि यार हम ये जंग तो लड़ रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं कि हमारे पास क्या कैपेसिटी है, तो उन्होंने जीडीपी का एस्टिमेट निकाला। अब जीडीपी का एस्टिमेट जो सा है वो नेशनल अकाउंट्स है, पूरा अग्रीड नाउ दुनिया में चीज़, नेशनल अकाउंट हैंडबुक भी है वगैरह वगैरह, ऐसा उसका नहीं। पूरा सिस्टम एसएनए पूरा बना हुआ है, वो दुनिया में हर मुल्क करता है, उसकी क्लियर डायरेक्शन है, सब कुछ है। पर अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा, हर फिगर डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल हो जाता है। तो हम इसको भी पॉलिटिकल हमने बना दिया है। अब जीडीपी जो है, मुसीबत ये है कि हर हुकूमत अनाउंस करना चाहती है कि मेरा सक्सेस जीडीपी ग्रोथ में है, या इन्फ्लेशन में है, या बीओपी में है। तो फिर इन फिगर्स को छेड़ना शुरू कर देते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको छेड़ते हैं तो यू फूलिंग योरसेल्फ, अपने आप को फूल करें। अब हमने कह दिया हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो 2.68 हो गई है। हालांकि पहले 3 क्वार्टर में कुछ 1 पॉइंट कुछ बन रही थी, आपने चौथे क्वार्टर में धक्का लगा के उसको 2.68 कर दिया। खैर मेरा ख्याल ये जब करेक्शन होगी तो शायद नीचे ले आएंगे, कोई बात नहीं। पर जैसे किया है वो बड़ा झटके तरीके से किया। मसला ये है कि जो एक नेशनल अकाउंट्स कमेटी है वो बैठती है प्लानिंग कमीशन में, प्लानिंग कमीशन के नीचे है, और प्लानिंग कमीशन को दिखाना होता है, वंस अगेन जो वर्ल्ड बैंक को दिखाना होता है पॉवर्टी गिर रही है, प्लानिंग कमीशन दिखाना होता है ग्रोथ बढ़ रही है। तो वो क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कि जी एंड ऑफ द ईयर ग्रोथ रेट बढ़ाओ। उन्होंने 3.2 हमने किया हुआ था कि हम पहुंचेंगे 2.6 से, उनका चलो इतना तो कर दो। अब इसके लिए करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। एक दूसरी उन्होंने कहा कि हमने $400 पर कैपिटा को क्रॉस करना है, क्योंकि हम पिछले 20-30 साल से 300 के लगभग बैठे हुए हैं, थोड़ा 300 से ऊपर चल जाते हैं। अब उन्होंने किया है, हमारी पर कैपिटा पिछले साल थी 378 बिल, सॉरी 378 पर कैपिटा नहीं, सॉरी 378 बिलियन का जीडीपी था। उन्होंने कहा जी 411 अब हमने कर दी। यानी कि अगर आप हिसाब लगाएं तो ये डॉलर टर्म में ही ग्रोइंग है 10%। ये क्यों ग्रो कर रहे हैं? बिकॉज आपने एक्सचेंज रेट को रोका हुआ है, थोड़ी सी बल्कि अप्रिशिएट भी कर दिया 2-3%। उसके बाद आपने इन्फ्लेशन आपकी गिर गई है, उसके बाद आपकी क्या कहते हैं वो ये थोड़ा सा ग्रोथ हुई है, तो आपने 10% कर दिए, विच इज़ क्वाइट रिडिकुलस। अगर एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट होगी तो ये गिर जाएगा। दूसरी ये चीज़ है इन्होंने किया है कि जी आपने डेटा की जो उसको बनाना तो था 2.68, तो एक जो बहुत मजाकिया बात है जो अगले दिन किसी ने टीवी पे भी कहा कि जी इस मुल्क में जानवर बड़े बड़े हैं और जानवर का मारना भी बड़ा बड़ा है, और तो कुर्बानी गिर गई है पर जानवर हम बहुत मारते हैं। चले ये भी मेक इंडिया सेंसस ये कहता है। फिर ये कहता है कि जी जानवरों को जो है उसमें गधे भी बहुत हो गए। तो मतलब ये एक अजीब तरीके से इन्होंने इंक्रीज किया। फिर ये कहते हैं कि जी एसएमईज बहुत बढ़िया। अब ये बहुत जानवर और एसएमई का जो प्रॉब्लम है ना, ये पुराने सर्विस के ऊपर चल रहा है। जीडीपी जो बनता है ये जरूरी नहीं कि हर चीज गिनी जाती है, पर वो सर्विस करते हो, सर्विस अपडेट करनी होती है ना, उन्होंने सर्विस अपडेट नहीं किया 20 साल से, फिर उनको भी इधर उधर छेड़ देते हैं सर्विस को, ये भी इन्होंने किया है। हाँ ये जरूर है कि इन्फ्लेशन गिरी है, उससे थोड़ा फायदा तो हुआ है। फिर ये है कि जी इन्होंने ये भी तमाशा किया है कि ये जो करते हैं क्या कहते हैं एग्रीकल्चर, हाँ एग्रीकल्चर में भी काफी हालात खराब है। हर क्रॉप तकरीबन मेजर क्रॉप कोलैप्स की है, हर मेजर क्रॉप 13% गिरी है। व्हीट कॉटन तो 30% गिरी है, ठीक है जी। मेज 15% गिरा है, शुगर केन 4% गिरी है, कॉटन जिनिंग जो 19% गिरी है। पर जीडीपी ये एग्रीकल्चर का तरफ
0.56 गिरा है, तो फिर बाकी एग्रीकल्चर क्या है भाई? सबसे बड़ी चीज़ें तो गिर गई है, पर चलो उन्होंने वो भी कर दिया है, लाइव स्टॉक भी कर दिया है। फिर एक और चीज़ है कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह जो सी उसमें कहते हैं कि बड़ी शॉर्टेज आई है, पहले 3 क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में सडनली 28% बढ़ गया। भाई ये कैसे हो गया? अच्छा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग गिरी है, बट ये इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई। भाई इलेक्ट्रिसिटी फिर कौन इतनी खा रहा है? हम लोग खा रहे हैं घरों में, भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन्होंने 5% बढ़ा दी है, पर लार्ज स्केल गिरा है, और माइनिंग एंड क्वारिंग भी गिरी है, कंस्ट्रक्शन थोड़ी-सी बढ़ी है, और फिर स्मॉल स्केल बढ़ी। तो ये हमारा तमाशा। बाकी ये है कि ये पॉलिटिक्स के लिए ये चीज़ हो रही है, बट पॉलिटिक्स के लिए जब आप करते हैं तो अपने आप को अंधा कर लेते हैं। अपने आप को अंधा कर लेते हैं, तो फिर अपने आप को फूल करने वाली बात है, और ये अनफॉर्चुनेटली जीडीपी का हिसाब है। अब ये हमारी हालत है कि हमने तीनों स्टैटिस्टिक्स एग्ज़ामिन कर लिए हैं, और हमें लग रहा है कि हम एनोमलीज़ पकड़ रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि इनको चाहिए, जो मैं हम बार-बार कहते रहते हैं, मैडम जो रोते रहते हैं, खैर आप नहीं एग्री करती मेरे से। जो थिंक टैंक्स का फ़ायदा होता है वो यही होता है कि इन चीज़ों को क्रिटिकली एग्ज़ामिन करके और बताएँ लोगों को, ताकि एक ट्रस्ट आए सोसाइटी में। अगर ये थिंक टैंक्स को डेटा ही नहीं देते, अगर उनसे बात ही नहीं करते, उनकी क्रिटिसिज़्म लेना ही नहीं चाहते। आपने देखा है आपने देखा है मुझे लोग बहुत बर्दाश्त नहीं करते कि मैं क्रिटिसाइज़ कर देता हूँ। वो यार, क्रिटिसिज़्म के बगैर तो सोसाइटी नहीं चलती। सोसाइटी का मतलब ही ये है कि आप क्रिटिसाइज़ करें और आप कोई चीज़ निकालें। क्योंकि मेरे उस्ताद ने सिखाया था, मैडम ये गैरी बेकर मेरा उस्ताद था। बड़ा तगड़ा इकोनॉमिस्ट है। जब मैं पीएचडी करने लगा तो उसने मुझे एक अपना पेपर दिया, कहा ये पढ़ के आ और इसको क्रिटिसाइज़ कर। मैं गया, मैं टिपिकल पाकिस्तानी हूँ, तो मैंने जाके सर करके मैंने पेपर की बहुत तारीफ़ें की। उसने मुझे बीच में रोका, कहता तूने पीएचडी करनी है? मैंने कहा हाँ। तो कहता तुझे कहा था इसको क्रिटिसाइज़ करना है, तू तारीफ़ें कर रहा है। मैंने कहा यार, तुम्हारा पेपर है, तुम माशाल्लाह मेरे उस्ताद हो वगैरह-वगैरह। उसने कहा ये बातें छोड़ दो। तुमने जो चीज़ देखनी है उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, तो फिर तुम पीएचडी-शीएचडी छोड़ दो, कुछ करो ही ना। मैंने वो लेसन सीखा था। अब आप लोग सब मुझे कहते हैं कि तुम क्रिटिसाइज़ बहुत करते हो, तुम बहुत गंदे आदमी हो। तो मैं फिर अब क्रिटिसिज़्म छोड़ दिया, अब मैं चुप कर गया हूँ। तो माशाल्लाह सब अच्छा है। बहुत अच्छी इन्होंने फिगर्स निकाली, बात सुने, बहुत ये अच्छी यहाँ पे बात। क्या? क्रिटिसिज्म कब छोड़ी है? अगर इसी मोमेंट छोड़ी है तो उसका मुझे नहीं पता। नहीं, हुँ, और देखिए, एक एक आपने थोड़ा-सा इसमें एक बात की जिससे अगेन मैं इख्तिलाफ करूँगी कि हुँ, डेमोक्रेसी में जो है फिर ये हो जाता है। नहीं, आई एम सॉरी, डेमोक्रेसी में ये नहीं होता है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट इंक्लूजन, अबाउट ट्रांसपेरेंसी, जो कि आई थिंक एक एक डेमोक्रेसी को आपने पता नहीं क्या समझा है कि जहाँ बस पॉलिटिकली बेस्ड डिसीजंस हो रहे होते हैं, आप उसको डेमोक्रेसी समझ रहे हैं, नहीं। डेमोक्रेसी है, इसीलिए हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी की हमें ज़रूरत है, इंक्लूजन की ज़रूरत है, और पीयर रिव्यू के बगैर कोई रिसर्च जो है वो आगे नहीं जा सकती। पर देखिए मैडम, आपकी बात बिल्कुल मैं आपको आप अगर अगर मेरे सबस्टैक का अकाउंट देखें तो मैंने एक उस पे हमेशा, पता नहीं क्यों, मैं बहुत ही इमोशनल किस्म की चीजें लिखती हूँ। एक मेरा जो था राइटर, वो डिसेंट पे ही था, वैल्यू ऑफ डिसेंट पे था, कि कोई सोसाइटी जो डिसेंट को सप्रेस करती है वो आगे नहीं जा सकती है। विदाउट कॉन्वर्सेशन, विदाउट डिबेट, जिसमें नेचुरली डिसेंट होगी, बगैर डिसेंट के तो कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं सकती है। वो तो फिर इसका मतलब है हर कोई हाँ कर रहा है और बात खत्म हो गई। सिर्फ इसमें मैं ये ऐड करूंगी कि डिसेंट को एकेडमिक होना चाहिए, डिसेंट को तमीजदार होना चाहिए, और डिसेंट को पर्सनल नहीं होना चाहिए, और ना बिल्कुल उसको ठीक। पर्सनल लेना चाहिए, ना उसको पर्सनल लेना चाहिए। मतलब सपोज अभी हमने 3 चीजों की अगर बात की है, तो इन से तीनों, उन सब में जो इंडिविजुअल्स हैं वो हमारे पर्सनल लेवल पे दोस्त हैं, हमें बहुत अजीज भी है। लेकिन विच डज नॉट मीन कि अगर हमें उनकी किसी चीज से नहीं हम कन्विंस हो रहे हैं तो हम बात ना करें, एंड एट द सेम टाइम के वो इस बात करने को पर्सनल लें। कॉन्वर्सेशन आगे तभी जाएगी कि जब हम ये जात से निकल आए और बात करें। मैडम, जो सिखाया गया था हमें वो यही था कि जब किताब लिखी जाए या आइडिया मुँह से निकल आए, बाहर आ गया,
तो फिर उसी पे बात करते हैं आप, ज़ात पे नहीं बात करते। हाँ। जो आइडिया लिखा क्या, ये जो आइडिया मुँह से निकल आया, आप आइडिया पे बात करते हैं। और आइडिया पे क्रिटिसिज्म डज़ नॉट मीन, जैसे मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ इन चीज़ों पे, डज़ नॉट मीन दैट आई थिंक यू आर व्हाटएवर, गाली-वाली कोई नहीं है। वी हैव टू लिटरली एग्री टू बी एबल टू डिसएग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे मुल्क में नहीं है, इट्स सैड, बट चलिए इस पे अलग बात करेंगे। बात बड़ी सिंपल है जी, कि हमें ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनानी चाहिए। सोसाइटी चलती है ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी पे, और जो डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए। इसलिए हमें ना सिर्फ डेटा निकालना है, डेटा की क्रेडिबिलिटी बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन लोगों को जो चाहिए, जो मैं बार-बार कहता हूँ, वी मस्ट बिगिन टू हैव अ डिबेट ऑन द डेटा, ऑन द क्वालिटी ऑफ द डेटा, एंड बिगिन टू अंडरस्टैंड व्हाट द डेटा मीन्स। तो दे शुड मेक द पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल अ पार्ट ऑफ द डेटा एक्सरसाइज, और कहें जी हाँ, आइए आप लें डेटा, इस पे बात करें। देखें, पहले वर्ल्ड बैंक को नहीं देना चाहिए, पहले हमारी यूनिवर्सिटी को देना चाहिए, हमारे थिंक टैंक्स को देना चाहिए, हम लोगों को देना चाहिए कि भाई आप पीयर रिव्यू करें, ठीक है? और पीयर रिव्यू यही होता है, आप डेटा की बात कर रहे हैं, बंदों की बात तो नहीं कर रहे, आप डेटा की बात कर रहे हैं कि ये सेंस मेक करता है। और कोई इंसानी चीज़ नहीं जो हमेशा 100% करेक्ट होती है। 100% करेक्ट तो सिर्फ अल्लाह के फरमान है। हम लोग तो नहीं, हमें तो जो बनाया गया है, वेरी इम्परफेक्ट क्रीचर्स, वी कांट डू 100% करेक्ट थिंग। हमारे यहाँ तो हमेशा देयर विल बी अ मार्जिन ऑफ एरर। तो इसको पर्सनली लेना चाहिए, एवरीथिंग इज अ मार्जिन ऑफ एरर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत शुक्रिया मैडम, आई थिंक वी हैव क्लैरिफाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। इंशाल्लाह क्या कहते हैं, वील टेक अप सम मोर इश्यूज, कोई इश्यूज पकड़ती रहा करें, लेट्स टॉक अबाउट देम again and again. We need our population to be educated on these things. Any last words? कि अगर किसी को जो हमने कहा है इससे इख्तलाफ है तो हमें जरूर बताएं, मोर देन जरूर, वेलकम। 100% बताएं, 100% डिबेट करें, डिसएग्री करें, हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, ऑल द थैंक बेस्ट, यू। खुदा हाफिज।